नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भराड़ीसैंण में 13 मार्च से शुरू हुआ विधानसभा का सत्र 16 मार्च को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। इस तरह 6 दिनों तक चलने वाला बजट सत्र 4 दिन में ही सिमट गया। बजट को सरकार जहां समावेशी और जनउपयोगी बजट बता रही है, वहीं विपक्ष बजट को खोखला बता रहे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु कंडूड़ी भूषण ने भराड़ीसैंण में महत्वपूर्ण बजट सत्र के सफल संचालन के लिए सभी का आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में पेश हुए बजट पर कहा कि सरकार ने न सिर्फ उत्तराखंड के स्वावलंबन के लिए बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप बजट पेश किया है। उन्होंने कहा, बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी समेत सभी ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिससे न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को लाभ मिलेगा बल्कि यहां के युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों समेत सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया गया। उन्होंने कांग्रेस के वर्कआउट पर कहा कि कांग्रेस कभी भी जनता के प्रति संवेदनशील नहीं रही। वहीं नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने सिर्फ खोखला बजट पेश किया। सामान्य से अच्छा चला है और सभी लोगों ने लगभग भाग भी लिया है और आज बजट पारित भी हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया सर लास्ट में। देखिए, सवेरे तो करने का और मैंने आज सदन में भी कहा कि वो कह रहे थे कि बजट निराशाजनक है और मैं मानता हूँ हर वर्ग ने इस बजट की सराहना की है। आम जनता में, सामान्य जनता में बजट को लेकर एक बड़ा उत्साह का वातावरण है और मतलब उनके लिए अगर आशा होती तो उनसे भी अच्छा बजट। भराड़ीसैंण गैरीसैंण में विधानसभा सत्र 21 घंटे 36 मिनट चला। इस दौरान हम लोगों को कुल प्राप्त असूचित प्रश्न 25 थे। कुल तारांकित अतारांकित प्रश्न 576 थे। नियम 40/2 के अंतर्गत स्वीकार 2 थे। कुल योग 603 थे। असूचित जो स्वीकार है वो 8 थे। तारांकित स्वीकार हुए वो 180 थे। अतारांकित स्वीकार हुए वो 380 थे। स्थगित 4, निरस्त 29। नियम 40/2 के अंतर्गत स्वीकार 2। कुल योग 603 था। उत्तरित 245। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में अभिभाषण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने उत्तराखंड बनाया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसे संवारने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस दौरान सीएम ने कोविड के दौरान केंद्र की ओर से मिले मदद का भी जिक्र किया। सीएम ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ का राहत पैकेज मिला। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ और महिला स्वयं सहायता समूहों, राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ रुपए का कोविड राहत पैकेज दिया गया। लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए राहत राशि पहुंचाई गई। इस दौरान सीएम ने कई और बातों का जिक्र किया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पूरा प्रदेश पर्व हमारा एक प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व है। प्रकृति के मैं कहूँ कि उल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है और ये हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस पर्व पर सभी को बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सबके जीवन में ये फूलदेई पर्व, जिस प्रकार से फूलदेई पर्व पर हमारे सारे पुष्प जो है पूरी तरह से खिले होते हैं और प्रकृति भी खिली होती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई और पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआईटी मामले में मुख्य आरोपी संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी संजय धारीवाल की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक एसआईटी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। एसपी क्राइम रेखा यादव ने पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के भाई की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी
संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल की गिरफ्तारी कर ली गई है। पेपर पढ़ाने में उक्त अभियुक्त का पूर्ण सहयोग रहा। एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि अभी तक कुल 17 गिरफ्तारी की जा चुकी है। 20 लोगों से ज्यादा के काम प्रकरण में आ चुके हैं। धीरे धीरे सभी की गिरफ्तारी की जा रही है। पेपर लीक प्रकरण में की जा रही विवेचनाओं के क्रम में अभी नए इसमें उपलब्धि के तौर पर एक गिरफ्तारी की गई है। हमारे विवेचना में फरार चल रहे अभियुक्त संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल की वर्तमान में गिरफ्तारी की गई है। इसका रोल यह था कि इसके द्वारा समय समय पर अपने भाई को पेपर प्रश्न पत्र लीक के संबंध में रिसोर्स उपलब्ध कराए जाते, साथ ही इसके निवास स्थान को भी यूज किया गया था पेपर पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से इसका लगभग पूर्ण रूप से सहयोग था पेपर पढ़ाने के लिए। पटवारी पेपर में अभी तक लगभग 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं एवं एईजेई में अराउंड 20+ पीपल इसमें अकाउंट फॉर हुए। बागेश्वर जिले के अलग अलग क्षेत्र में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसान हताश और परेशान और निराश हो गए हैं। अभी पड़ रहे ओलों और बारिश से किसानों की आलू, शिमला मिर्च, मटर, लौकी, धनिया, बीन, सब्जियां और गेहूं और दालें सहित फलों के बीज पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम के कुचक्र से किसानों के सामने भारी परेशानी खड़ी हो गई है। महीने के बाद बारिश हो रही है। ये जो है इसमें हमको बहुत नुकसान होता है। जो हमारी फसल है, फसल इसमें खत्म हो जाती है। फसल का वो जो पौधा आता है ऊपर को हमारा वो टूट जाता है। इससे फसल में बहुत नुकसान हो जाता है। हमारी फसल नहीं होती है। हरिद्वार पुलिस ने शातिर बाइक चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 9 बाइक बरामद की। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बाइक चोरों से पूछताछ भी कर रही है कि उन्होंने कहां से बाइक चोरी कर घटना को अंजाम दिया। साथ ही पकड़े गए बाइक चोरों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से EFIR लॉन्च की गई थी, जिसके तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष द्वारा टीमों का गठन किया गया है। बाइक चोरी की तस्दीक हेतु अपने विभिन्न स्थानों पर टीम नियुक्त की गई। इसी दौरान यातायात पुलिस व थाना पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान जारी रखा गया था। उसी क्रम में एक सलेमपुर रेगुलेटर पुल के पास एक वाहन पर 3 संदिग्ध लोग दिखे, जिनसे कागज मांगे गए थे वाहन के, तो उनके द्वारा कोई वाहन कागज उपलब्ध नहीं कराया गया। इसको तत्काल उन्हें थाने लाकर के पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि यह वाहन उनका नहीं है, इन्होंने चोरी के माध्यम से यह वाहन प्राप्त किया था। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली हरिद्वार चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। इस कारण हाईवे और शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। शासन प्रशासन इसके लिए सुविधाओं की व्यवस्था करता है। इसी सबके बीच जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने प्रदेश को स्वच्छ बनाने और जाम की स्थिति से निपटने के लिए निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि चंद्राचार्य चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक सड़क के बीच में बने डिवाइडर की स्थिति खराब है। क्षेत्र में अंडरग्राउंड विद्युत का कार्य पूरा हो चुका है। नगर निगम के कई पोल पर लाइट लगाई गई, जिसको लेकर मेरे द्वारा नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया। ये चंद्राचार्य चौक है और उससे लेकर ये जो रेलवे का ऊपर ब्रिज जा रहा है, इसके बीच में जो सेंट्रल वर्ज हमारी है उसको मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और चूंकि यहाँ पर विद्युत के सारे कार्य अंडरग्राउंड हो चुके हैं, फिर भी नगर निगम के कई पोल ऐसे खड़े हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। तो इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने अभी ये प्रपोजल रखा है और इसका डिस्कशन करेंगे कि इसको हेरिटेज पोल यहाँ पर 20 सेंट्रल वर्ज पे लगाया जाए, दोनों तरफ उसकी लाइट आए और यहाँ का अच्छा सा ब्यूटिफिकेशन हो।
कानपुर ब्लॉक के करनपुर राजकीय प्राथमिक स्कूल के नए भवन का निर्माण रिलैक्सो फाउंडेशन अपने CSR फंड से करेगा। बता दें कि पुराने बिल्डिंग जर्जर होने के कारण 3 साल से बच्चों को जूनियर स्कूल में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल का भवन पुराना और जर्जर हालत में, साथ ही काफी गहराई में होने से गांव पर के घरों का गंदा पानी स्कूल परिसर में भर रहा है। इसके चलते 2020 से स्कूल के 100 से अधिक बच्चों को करीब 1.5 किलोमीटर दूर जूनियर हाई स्कूल के भवन में शिफ्ट करना पड़ा। अब रिलैक्सो फाउंडेशन की कार्यदायी संस्था अप प्लान इंडिया और मां भुवनेश्वरी देवी महिला आश्रम में CRS फंड से प्राथमिक स्कूल के नए भवन के साथ ही 4 दीवारी का निर्माण करेगा, जिसका मुख्य शिक्षा अधिकारी KK गुप्ता ने पूजा अर्चना के बाद नए भवन के निर्माण का शिलान्यास किया और कहा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों को समाज का सहयोग मिलना बहुत जरूरी। गांव का स्कूल, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत घर सरकार की नहीं, गांव के लोगों की संपत्ति है। इसे सुरक्षित और साफ सुथरा रखना ही उन्हीं को जिम्मेदारी है। आदर्श विद्यालय परियोजना के अंतर्गत आज हम 77 विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 61 विद्यालय तो कानपुर क्षेत्र के हैं और 16 विद्यालय लक्सर क्षेत्र के हैं। अगले वर्ष भी हम लोग लगभग 25 से 27 विद्यालयों को लेंगे, जो कि लक्सर क्षेत्र के ही होंगे। और इसमें जैसा कि आपने पहले भी आपने सुना कि हम इसमें पूरे विद्यालय की कायाकल्प करने का प्रयास है और सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध हो। कोई बच्चा ऐसा ना हो, भले वो ग्रामीण क्षेत्र का है या दूरस्थ क्षेत्र का है, तो कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको संसाधनों के अभाव में शिक्षा से दूर जाना पड़े। देखिए, कानपुर में दुर्गम क्षेत्र होने के कारण बहुत कम संस्थाएं यहाँ आई हैं। आदर्श परिवर्तन विद्यालयों के द्वारा आज एक संस्था यहाँ पे प्लान इंडिया और रिलैक्सो फाउंडेशन मिलकर काम कर रही है। इसमें विद्यालयों के साथ साथ भी उनका सामाजिक रूप से भी जो सहयोग रहा है, कोरोना काल में भी रहा है, उसके बाद भी एकेडमिक सपोर्ट भी रहा है, तो वो बना हुआ है। और चूंकि ये विद्यालय से ये दूरस्थ क्षेत्र में संचालित हो रही है और इसमें निश्चित रूप से पैसे की कोई कमी नहीं है। जो ये विद्यालय था, यहाँ पर जो जल भराव की समस्या थी, इस समस्या के कारण यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा था और विद्यालय भवन खराब दिन ब दिन वो खराब भी हो गया। और इसके लिए जो पुनर्निर्माण होना था, तो हमारी जो आदर्श परिवर्तन योजना और CSR हेड है रिलैक्सो फाउंडेशन के, उन्होंने स्थानीय पब्लिक से पूरा सहयोग लेकर कुछ सालों में हमारे जो जनपद के सभी स्कूल ग्रीष्मकालीन राजधानी रायसेन की भराड़ीसैंण विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद धामी सरकार ने देर रात विभाग भर 30 अनुदान मांगों की राशि को बिना किसी चर्चा के आनन फानन स्वीकृति कर दिया, जिसके बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2023 को प्रस्तुत किया। सत्र समाप्ति पर सीएम ने अपने अभिभाषण में सदन को संबोधित करते हुए कहा है कि हाँ, मैं मानता हूं इतने कम समय में मैं सब कुछ नहीं कर सकता। 22 वर्षों में नकल माफियों के गिरेबान में हाथ किसने डाला, नकल माफियाओं को जेल में किसने भेजा, नकल विरोधी कानून किसने बनाया, क्या ये सब पहले नहीं किया जा सकता है? विपक्ष को भी पता है उत्तराखंड का समुचित विकास कोई कर सकता है तो वो मोदी के नेतृत्व में धामी सरकार ही कर सकता है। आगे कहा कि हाल ही में देहरादून में हुई घटना में जिन युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए, जिन युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना है, उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। बजट के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। ये तमाम प्रावधान आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग बजट तय किए गए हैं। आपको बता दें कि कृषि विभाग के लिए भी अलग प्रावधान है और सिंचाई विभाग के लिए 1443 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 1251 करोड़ रुपए और उद्योग विभाग के लिए 461 करोड़ रुपए
का प्रावधान, परिवहन 453 करोड़ रुपए का प्रावधान, पर्यटन 302 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है और पशुपालन के लिए 617 करोड़ रुपए, औद्योगिक विकास 815 करोड़ रुपए का प्रावधान तय किया गया है और करीब 77,407 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है इस बार। और वहीं 76,592.54 करोड़ रुपए सरकार को आय का अनुमान है। वहीं 57,057.26 करोड़ रुपए का सरकार को राजस्व मिलेगा। तो 25,654.78 करोड़ रुपए सरकार ने शुल्क और उपकरों से कमाई का लक्ष्य रखा है। आप लोग कहते हैं कि नहीं किया, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो सकता, प्रयास किया जा रहा है, ये जरूर है। आदरणीय यशपाल जी बोल रहे थे तो मैं कुछ लास्ट में सुन पाया, कुछ उधर से देख रहा था मैं उसमें स्क्रीन में। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आप भी इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कर सकते हैं तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम ही लोग कर सकते हैं। अब बताइए यशपाल जी कि पिछले 22 सालों में नकल माफियाओं पर, उनके गिरावट में कभी किसी ने हाथ डालने का प्रयास किया? नकल माफियाओं को जेल किसने भेजा? नकल विरोधी कानून किसने बनाया? इससे पहले भी ये हो सकता था। मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, लेकिन इच्छा शक्ति कमी, नकल माफियाओं को संरक्षण, ये हमेशा कहीं न कहीं प्रदेश को, छात्रों को और जो हमारे हुक्मरान थे उनको बैकफुट पर लाने का काम उन्होंने कहा है। आप लोग कहते हैं तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना देते हैं। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।